फ्रॉम आयुष कनेक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 क्वेश्चंस क्लास 8 का करने वाले हैं। अगर आप किसी और क्लास के हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, मैं उस क्लास पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हिंदुस्तान ओलंपियाड से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ और इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाता हूँ जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खैर, हम लोग क्लास 8 के सैम्पल क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी, है ना। इसमें क्या बताना, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और 100 में से हर कोई क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और 5 सेक्शन में आपका पूरा डिवाइड रहेगा, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग। ये सब आपको पता है ना। OMR सीट में आपको फिल करना है, आपको टाइम 2 आवर्स का मिलेगा, 2 घंटे का मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सैम्पल पेपर को देख लेते हैं। और हाँ, ये सिर्फ सैम्पल पेपर में आपको नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ठीक है, बीच बीच में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग आपका साइंस से हो रहा है, सेक्शन ए आपका साइंस से स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो साइंस के लिए लॉजिक चाहिए, नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो आप अगर क्लास 8 में हो तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, है ना। तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उस पर मैं डायरेक्टली वीडियो बना दूंगा या व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा। ठीक है, आप बस सब्सक्राइब करके रख लेना, मैं उस पर एकदम सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि सारा सबको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है ना। 50 क्वेश्चंस है, सबको एक एक करके एक्सप्लेन करना डीपली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है। सेक्शन ए साइंस में हम लोग, हिंदी वाला आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ इंग्लिश वाला पढ़ देता हूँ। विच फ्रिक्शन अमोंग द फॉलोइंग इज हाइएस्ट। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बोल रहा है हाईएस्ट फ्रिक्शन वाला चूज करने। फ्रिक्शन क्या होता है आपको पता ही होगा, है ना। फ्रिक्शन मतलब रोलिंग, मतलब आप हाथ को अपना स्लाइड करके देख लो। ठीक है, तो स्लाइड, जब कोई चीज़ जब रुकी होती है ना, मतलब स्टैटिक होती है, मतलब एक जगह रुकी होती है, तो उसको हिलाने के लिए कुछ फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक अगर आप खड़े हो, ठीक है, आप या फिर साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल जब आप चलाते हो तो स्टार्टिंग में जो आपको फोर्स लगाना पड़ता है साइकिल को चलाने के लिए, उस टाइम में ज़्यादा फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, आप खुद बताओ। जब आप साइकिल स्टार्ट कर रहे हो तो तब आपको ज़्यादा फोर्स लगता है, जब एक बार चल जाती है तो फिर दिक्कत नहीं होता है ना। तो वही, तो यहाँ पे स्टैटिक फोर्स आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर होगा, स्टैटिक फोर्स। ठीक है, जब कोई चीज़ स्टैटिक मतलब रुकी हुई है, ठीक है, उसको फिर चलाने में जो फोर्स लगेगा उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है। ठीक है, तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर बोल रहा है द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो पिच है साउंड का वो किस पे डिपेंड करता है ना, वाइब्रेटिंग बॉडी के। आप बोल सकते हो जो पिच है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ये साउंड चैप्टर में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। ठीक है, जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। साउंड चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप एक बार साउंड चैप्टर को पढ़ लो। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है। अगर कोई डाउट होता है तो मैं कमेंट में अच्छे से बता दूंगा, है ना, या सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, सी नंबर देख लो क्या बोल रहा है, विच इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन और द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो क्या ऐसा कारण है, कॉज मतलब कारण, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से मोशन में चेंज होता है। मान लो आप रुके हुए हो, यहाँ पे आप रुके हुए हो, तो आप जब मोशन में आ जाते हो, तो क्या ऐसा कारण है जो आप मोशन में आ जाते हो, या क्या ऐसा कारण है जो आपका, अगर आप मोशन में ही हो तो वो बदल जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ्रिक्शन और फोर्स। तो फोर्स आई थिंक सही है। फोर्स के द्वारा ही हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं हम ए। ठीक है, इस पे फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे, जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये हिलेगा ही नहीं, है ना। तो ये इसका जो मोशन है ये चेंज ही नहीं होगा, है ना। ये मोशन में है तो ये रेस्ट में आ जाएगा अगर हम इसको खींच के रोक लेंगे। फोर्स क्या है, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, है ना। आपके क्लास के हिसाब से तो यही राइट डेफिनेशन है, पुल और
पुश इज कॉल्ड फोर्स, तो फोर्स लगाने से, है ना। तो सी नंबर, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, फोर्स, डी नंबर फोर्स आपका राइट आंसर है। ओके, एनी कंफ्यूजन राइट इन द कमेंट सेक्शन और डायरेक्टली यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप चैनल। ओके, मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलपीजी, एलपीजी मतलब गैस वाला, आप जो आपके घर में सिलेंडर आता है ना, उसका बात हो रहा है, ठीक है। तो एलपीजी का आपको फुल फॉर्म बताना है। एलपीजी स्टैंड्स फॉर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। ऐसा आपको लगता होगा पर ये गलत है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। बहुत लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोल देते हैं, गलत है, बी नंबर बिल्कुल गलत है, ए नंबर सही आंसर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखो आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ एमसीक्यू में चूज करने का। यहाँ पे देखो लिक्विड बस एक अकेला है और बाकी जगह देखो लिक्विफाइड 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 है, मतलब आपको कंफ्यूज करना चाहता है, ठीक है। तीन जगह लिक्विफाइड है, समझ रहे हो, तीन जगह लिक्विफाइड है, मतलब इन्हीं तीनों में से कोई एक सही है। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक रखो दिमाग में, है ना, एमसीक्यू को चूज करने के लिए। आपको आंसर नहीं आता है तो इस तरह के चूज करने का सोचो, है ना। लिक्विड तो एक ही जगह है ना, लिक्विफाइड तीन जगह है, मतलब जो चीज़ ज़्यादा है वही उसी में से कोई सही होगा, ठीक है। ये टेक्निक है एमसीक्यू को चूज करने का, ठीक है, ये सब याद रखना होगा, है ना। मैं आपको बीच में ट्रिक भी बताता रहूँगा, ठीक है। अब देख लो 5 नंबर, देख लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 5 नंबर में बोल रहा है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे डिजीज क्या होता है, मतलब डिजीज मतलब कोई बीमारी, है ना। तो बीमारी कौन ऐसा कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसको आप अपनी आंख से देख नहीं सकते हो, जिसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वो सारी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आपसे ये डेफिनेशन में है, ठीक है। आपका चैप्टर का नाम होगा हेल्थ और हाइजीनिक, ठीक है। उस चैप्टर में, बायोलॉजी के चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीनिक में, वहाँ पे अच्छे से बताया होगा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है, आर कॉल्ड पैथोजेन, ठीक है। आप उस चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है, पैथोजेन, है ना। ऊपर ऊपर बस पढ़ लो, काम खत्म है, सिलेबस में नहीं है कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर बस पढ़ लो डेफिनेशन, सब काम हो जाएगा, ठीक है। वायरसेस बिहेव एज लिविंग, वायरसेस जो हैं, जैसे कोरोना वायरस हालांकि आया था, ठीक है, तो वो सब जो वायरसेस हैं वो बिहेव करते हैं किस तरह, लिविंग, है ना, मतलब जिंदा। कब करते हैं, इनसाइड अ लिविंग बॉडी, जब वो जिंदा शरीर के अंदर रहेगा तो ही तो करेगा ना। मरा हुआ शरीर के अंदर रहेगा तो कैसे करेगा, या शरीर के बाहर रहेगा तो कैसे करेगा। जब तक वायरसेस मतलब जिंदा कब हो जाते हैं, जब आपके बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है, तभी वो जिंदा रहते हैं ना। ऑब्वियसली थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है ना। जब शरीर के बाहर रहेंगे तो कैसे वो लिविंग होंगे, है ना। जब तक वो लिविंग बॉडी के अंदर नहीं आएंगे तब तक वो लिविंग नहीं होंगे, याद रखना है ये सारी बातों को, ठीक है। 7 नंबर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स। जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो बने होते हैं मतलब वो सिंपलर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं मोनोमर बोलते हैं। बी नंबर आपका राइट आंसर है, मोनोमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। बी नंबर आपका करेक्ट है, ठीक है, मोनोमर बोलते हैं। याद रखना है ये सबको, है ना, एक दो आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब 8 नंबर बोल रहा है कि हुज रिएक्टिविटी इज द हाईएस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल्स। तो देखो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज तो आपने पढ़ी ही होगी, केमिस्ट्री में पढ़ी ही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है ना एक मेटल सीरीज, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो पोटासियम आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक हाईएस्ट वाला ढूंढ लो, काम खत्म है, पोटासियम आपका करेक्ट है, ठीक है। बी नंबर आपका करेक्ट है, पोटासियम, पोटासियम आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 9 नंबर देख लो, आपको उसके लिए वो रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी मेटल की, ठीक है। आपसे लिस्ट वाला भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल सेक्रेशंस ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेट इन द बॉडी आर नॉन एज। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मुझे लगता है, एक सेकेंड, इंडोक्राइन जूस, हॉर्मोन्स सही है, हॉर्मोन्स आपका सही है, ठीक है। हॉर्मोन्स बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है ना, बी नंबर हॉर्मोन्स आपका बिल्कुल सही है, हॉर्मोन्स आपका सही है, ठीक है। ये जो हॉर्मोन्स आपका सही है, ठीक है। देखो इंडोक्राइन जूस तो होगा ही नहीं, है ना, हॉर्मोन्स आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बी नंबर आपका सही था।
अब 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्पेसीज मतलब ऑर्गेनिज्म, स्पेसीज मतलब ऑर्गेनिज्म ही लगभग होता है, ठीक है, ऑफ एनिमल्स फाउंड ओनली इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड, ऐसे स्पेसीज जो एनिमल्स के ऐसे स्पेसीज जो पाए जाते हैं एक एरिया में, मतलब एक पर्टिकुलर जगह में, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन है आपका इंडेंजर्ड स्पेसीज, इंडीमिक स्पेसीज या स्पेशल स्पेसीज, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं इंडीमिक एसिड स्पेसीज, ठीक है, इंडीमेसिक एसिड्स, इंडीमिक स्पेसीज, बी नंबर आपका करेक्ट है, ठीक है, इंडीमिक स्पेसीज, ठीक है। देखो एक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर को सॉल्व किया है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन कभी भी राइट नहीं होता है, ठीक है, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द दीज, ये सब ऑप्शन बिल्कुल कभी भी राइट नहीं होता है, ठीक है, तो ये सब पे ध्यान मत देना, ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, इसी में से कोई एक सही होता है, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस से बता दिया, मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किया, हिंदुस्तान ओलंपियाड का एग्जाम भी दिया है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग मैथमेटिक्स में आ गए, ओके, मैथमेटिक्स में आ गए, साइंस को फाइनली ख़त्म किया, अब मैथमेटिक्स पे आ गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस थोड़ा हार्ड दिख रहा है, पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट विल बी द अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, क्या होगा अमाउंट जब इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, हाफ ईयरली, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, सी नंबर आपका सही है। इसके लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आपको चैप्टर इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज ₹X, प्राइस है पेंसिल का X, ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ द पेंसिल इज इंक्रीज बाय Y%, देन न्यू प्राइस विल बी, तो न्यू प्राइस क्या होगा, तो देखो प्राइस क्या है, पेंसिल का X है, ठीक है, फिर X को XY से इंटू कर दो बाय 100% से, है ना। तो ऐसे करके आप करके देखो, तो आपका निकलेगा फाइनली आंसर X प्लस XY बाय 100, यही निकलेगा ना, यही निकलेगा X प्लस XY बाय 100, यही निकलेगा, देख लो X प्लस XY बाय 100 यही निकलेगा ना आपका। तो आपका ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, देखो है ना, X प्लस XY बाय 100, XY बाय 100 वही निकला है ना, समझ रहे हो ना। हिंदी पढ़ लो समझ जाओगे, हिंदी पढ़ लो एक बार समझ जाओगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, हिंदी पढ़ना लो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बस निकल जाएगा। 13 नंबर है, इवन नंबर्स हैव डैश क्यूब्स एंड ओड नंबर्स हैव डैश क्यूब्स, इवन नंबर के पास कितने क्यूब्स होते हैं, तो इवन नंबर के पास तो 8 क्यूब्स होते हैं और ओड नंबर्स के पास 27 क्यूब्स होते हैं। देखो एक ले लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप समझ जाओगे, है ना। तो ले लेते हैं हम लोग, पहले आंसर बता देता हूँ, आंसर होगा इसका ए नंबर इवन और ऑड, इवन एंड ऑड, इसका आंसर पहले बता देता हूँ, ए नंबर होगा इवन एंड ऑड, ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर। देखो कैसे बताता हूँ, कोई भी एक इवन नंबर ले लो, मान लो 2 ले लिया, ठीक है, उसका क्यूब कर लो, मतलब 2 पे पावर 3 लगा दो, क्या होगा, 2 पे पावर क्यूब लगा दो, क्या होगा, आप खुद बताओ, 2 पे अगर पावर क्यूब लगा देंगे तो क्या होगा, 2 पे अगर पावर क्यूब लगा दें तो एग्जाम्पल में मैं 2 पे क्यूब लगा रहा था, ठीक है, 2 पे क्यूब लगा रहा था, है ना। किसी को भी कोई भी लेटर को ले लो इवन में, है ना, कोई भी इवन, 2 सबसे छोटा इवन इसलिए उसको ले लिया, ठीक है, करके कुछ निकलेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। 8 क्या है आपका, इवन है, 8 भी तो इवन है ना, तो ठीक है। अब आप क्या करो, कोई ऑड नंबर ले लो, ये बोला था ना, एक इवन नंबर ले लो और एक ऑड नंबर ले लो, ठीक है। तो ऑड नंबर में आप क्या लोगे, ऑड नंबर में आप मान लो 3 को ले लो, ठीक है, सबसे अच्छा 3 ले लो, छोटा है 3 हो जाएगा, है ना। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है ना, 3 3 9 और 3 27 निकलेगा, 27 आपका क्या निकला, ऑड, है ना, 8 और 27 दोनों ही आपका ऑड है, तो आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ए नंबर इवन और ऑड वाला आपका सही है, ठीक है। जिसमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा, अब जिसमें कॉन्सेप्ट चाहिए, चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला, ठीक है, तो इसको पहचानने का सिंपल सा ट्रिक है, जिसमें स्क्वायर लग गया वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, हो सकता है पर ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है।
तो आप मतलब ऐसे क्वेश्चन में ऐसे नहीं देता है, ठीक है। तो आपका डी नंबर बिल्कुल राइट है, डी नंबर आपका राइट है, मुझे देखकर ही लग गया, डी नंबर राइट है। ओके, डी नंबर राइट है। देखो कैसे बता देता हूँ, एक सेकेंड। डी नंबर राइट है, देख लो। सबसे पहले सिंपल वाला चूज कर लो, ठीक है। एक काम कर लो, सबसे पहले सिंपल वाला चूज कर लो। आप बोलोगे अब सी नंबर भी तो हो सकता है ना, तो देखो सी नंबर में दो चीज़ है। यहाँ पे क्या बोला है, वन वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल मतलब एक्स वाई ए बी सी डी ये सब होता है वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई दे दिया है, 2xy, तो दो चीज़ तो नहीं हो सकता, कोई एक चीज़ होता। अगर एक्स सिर्फ होता तो इसको ले सकते थे, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, सी नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, मैंने कहा ना सिंपल वाला चूज करो, लीनियर मतलब सिंपल वाला चूज कर लो, ठीक है। अब देखो मैंने डी नंबर चूज किया, तो देखो 2x ऐसे करके निकलेगा, -3 इज इक्वल टू 0, यही निकलेगा ना। अब 2x कर लो इज इक्वल टू 3, प्लस -3 उधर चल जाएगा तो +3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, है ना। सिंपली निकल गया, है ना। तो आपका डी नंबर बिल्कुल राइट है। आसान वाला चूज करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आसान वाला चूज करो, ज़्यादा हार्ड वाला चूज मत करो, ठीक है। आसान वाला चूज करके उसका निकाल के देख लो, पता चल जाएगा, है ना। आपको लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर सॉल्व करना पड़ेगा मैथ में, ठीक है। 15 नंबर देख लो, x/3, चलो x/3 प्लस 5/22 इज इक्वल टू 3, और आपको x का वैल्यू दे दिया। x का वैल्यू क्या दे दिया है, x का वैल्यू आपको दे दिया है 3, नहीं x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, x का वैल्यू ही आपसे पूछ रहा है। ओके, तो आप इसको कैसे करोगे, तो इसको करने का आसान तरीका बता देता हूँ, ठीक है। इसको आप कर सकते हो, देखो ये करो, x/3 को इधर रहने दो, ठीक है, इज इक्वल टू कर दो 3/1 हो जाएगा। अब प्लस वाला माइनस उधर चला जाएगा, -5/22 हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर आप सॉल्व कर लो, ठीक है। मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे अच्छे से मतलब लिख के भेज दूंगा, मोबाइल से लिख के भेज दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ना, इसको फर्दर सॉल्व कर लो। मेरे पास यहाँ थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा निकल रहा है 10/22, तो इसका आंसर 103/22। तो मिला जुला के इसका आंसर आ गया आपका, इसका आंसर है, कुछ नहीं आया इसमें, कोई भी सही नहीं है, मुझे लगता है कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ द दीज, इसमें नन ऑफ द दीज होगा, कोई सही नहीं है, ठीक है। पहला ऐसा मुझे क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किए, लेकिन पहला ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसमें नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि नन ऑफ दीज वाला कोई ऑप्शन सही नहीं होता है, पर यहाँ मुझे पहला नन ऑफ दीज मिल गया, ठीक है। ना ही 1 आ रहा है, ना ही -12 आ रहा है, और ना ही 12 आ रहा है, ठीक है। नन ऑफ दीज हो रहा है, ठीक है। 103/22 आ रहा है, ठीक है। 103/22 आ रहा है, और उसको कट करके 12 ये सब कुछ नहीं आ रहा है, नन ऑफ दीज ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक हाथ मिल ही जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। पर ज़्यादातर आपको नन ऑफ दीज नहीं मिलता है, ठीक है। वो सही नन ऑफ दीज आंसर सही नहीं होता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर, आपको 2 होल नंबर के डिफरेंस बताना है, इज 33, ठीक है। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज 2:5, ठीक है। व्हाट आर द 2 नंबर्स, तो आपको इसको कैसे करना है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ये जो दोनों आपको दिया हुआ है रेशियो में, इसको x लेट कर लेना है, लेट 2x एंड 5x, ठीक है। आपको इसका डिफरेंस बोला है ना, तो क्या करना, बड़े वाला नंबर को 5x -2x कर दो, और इसका इक्वल टू कर दो आप 33, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करो, मिल जाएगा। 5 को 2 से माइनस कर दो, क्या निकलेगा, 3x बनेगा, है ना। 3x इज इक्वल टू 33, है ना। इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, तो x आप तो आपका क्या हो जाएगा, मिला जुला के, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है ना, कॉपी में करता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बेटर रहता है ना। x/33/3 कर दो, क्या निकलेगा, 11 निकलेगा आपका, है ना। 11 निकलेगा ना, 33 3 11 जा 33, है ना। तो 3 आपका आंसर आ जाएगा, देख लो 3 आंसर, 11 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 3 कैसे आएगा, 11 आएगा ना, हाँ। तो 11 आपका आंसर आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू आपका 11 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 33/3, तो 3 से 11 जा में कट जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आर द 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकता है 22 और 55। तो दो नंबर क्या हो सकता है, 22 और 55। अब आप बोलोगे 22 और 55 कैसे हो गया, 22 और 55 कैसे हो गया, सी नंबर आपका कैसे सही हो गया, आप ये बोलोगे, ठीक है। मेरा तो 11 आया ना,
तो आप अब क्या करो, जो 2 को आप x माने थे या 5 को x माने थे, तो x का वैल्यू तो मुझे मिल गया ना, क्या मिला, 11 मिला ना, तो 2 इंटू 11 कर दो और इसका 5 इंटू 11 कर दो, है ना। इसको अच्छे से समझना था, आपको चैप्टर थोड़ा ध्यान अगर आप दे दिए हो तो आपको आसान पड़ेगा, है ना। ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको समझने में, ठीक है। ऐसे करके आपका सही हो गया आंसर, ठीक है। आपको x का वैल्यू निकाल के फिर इन दोनों को नंबर को निकालना था, ठीक है। आपसे बोल रहा है ना व्हाट आर द टू नंबर्स, आपसे मेन क्वेश्चन है आपका नंबर बताओ, ठीक है। हमने x का वैल्यू निकाला और फिर इस पर बिठा दिया, ठीक है। अब आपसे 17 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके पास 3 साइड्स है, तो उसका नाम क्या देंगे, उसको क्या बोलते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स ऑफ, तो ये फेमस है ना, 3 साइड वाला बात फेमस है, ट्रायंगल, कोई इसमें डाउट नहीं। ये रेगुलर पॉलीगन ये सब आपको बस थोड़ा सा उलझाने के लिए दिया गया है, जब 3 साइड बोल दिया तो ट्रायंगल ऑब्वियसली, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सी नंबर आपका राइट है, डी नंबर आपका राइट है, डी नंबर ट्रायंगल, ठीक है, डी नंबर ट्रायंगल आपका राइट है 17 नंबर में। 18 नंबर देख लो, एक क्वाड्रिलेटरल है विथ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड विच इज पैरेलल, आपका अपोजिट साइड पैरेलल है, मान लो ये आपका वो है, ठीक है, मतलब नहीं बन रहा है मुझसे, छोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर ट्रेपीजियम हो जाएगा, ठीक है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, मैं बता देता हूँ, ये सब थोड़ा ये सब सॉल्व करने के लिए नहीं है, ठीक है, ये सब सॉल्व करने के लिए नहीं है, ठीक है। इसको बस याद रखना पड़ता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, मतलब अपोजिट साइड जो है उल्टा साइड, मान लो ये, मान लो वो है, ठीक है, अच्छा से बना नहीं मैं जानता हूँ, ये अगर पैरेलल है, ठीक है, ये अगर पैरेलल है अपोजिट से, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा, ठीक है। आपका इसका करेक्ट आंसर ट्रेपीजियम हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना। एक सेकेंड, हाँ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेपीजियम हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ट्रेपीजियम, है ना। उसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, पैरेलल होता है ना, ठीक है। अपोजिट साइड अगर इक्वल बोलेगा तो रेक्टेंगल, ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, इन द फिगर बेस्ट, इन द फिगर क्या, इन द फिगर बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, BEST, अच्छा सॉरी, बेस्ट यहाँ पे बेस्ट नहीं है, मतलब अच्छा वाला बेस्ट नहीं है, यहाँ पे नाम दे दिया है ना, नाम दे दिया आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इन दिस फिगर बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको XYZ का पैरेललोग्राम है, आपको XYZ का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। XYZ आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ना, XYZ, X, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, इसका आपको वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो एक बात तो याद रखो हमेशा कि आपका जो ये वाला है इसका तो आपका, एक सेकेंड, तो इसका तो आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, है ना, सी नंबर होगा ना। देख लो एक बार अच्छे से, बता देता हूँ कैसे होगा, है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। एक्स आपका 100, वाई 100 और आपका जेड हो जाएगा 80, ठीक है। देखो ये बहुत सारे आप लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारा लॉजिक लगा सकते हो, है ना। इसको बता एक्सप्लेन करना जरूरी मुझे नहीं लगता है, फिर भी एक बार कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम की सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है, याद रख लेना कि आपकी जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, तो B100 है तो ये एक्स आपका 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। ये अगर आपका 100 है तो ये भी आपका 100 हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, देखो साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, एंगल की बात कर रहा हूँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एक्स तो 100 हो गया ना, एक पता चल गया ना। तो अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि अब तो मतलब ए नंबर तो बिल्कुल गलत है, पहले यहाँ से ए नंबर काट लो लिस्ट से, है ना, ए नंबर तो अब काट लो लिस्ट से। अब आपके पास यहाँ पे आपको MCQ है ना, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक। तो आप दूसरा प्रॉपर्टी कौन सा लगाओगे, हाँ, कि आपका जो लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन में जो एंगल है वो इक्वल होता है, तो वाई भी आपका क्या होगा, 100 होगा, एक्स अगर 100 है तो वाई भी आपका 100 होगा, लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो वाई भी 100 होगा, तो मतलब बी नंबर भी आपका गलत है, बी नंबर भी आपका गलत है, तो आपका डायरेक्टली अब आंसर पुट कर दो सी नंबर, ठीक है, कुछ दिमाग मत लगाओ, सी नंबर पुट कर दो। डी नंबर भी एक बार देख लेते हैं, सी नंबर आपका ऐसे राइट आंसर है, सी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है, एक बार डी नंबर देख लेता हूँ, ठीक है, डी नंबर गलत है, ठीक है, यहाँ पे भी तो 80 फर्स्ट में लगा दिया, डी नंबर भी आपका गलत हो गया, डी नंबर भी आपका गलत हो गया, ठीक है, मतलब कि आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक अगर ढूंढ लोगे एक चीज़ मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर है, सी नंबर इज द राइट आंसर।
अब आपको 20 नंबर सॉल्व करता हूँ, चलो। तो देखो अब तो आपका सीधा लास्ट यूनिट से आ गया, लास्ट यूनिट से, मुझे नहीं पता लास्ट चैप्टर है या क्या है, लेकिन लास्ट यूनिट से ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एक डाइस है जो थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। डाइस क्या होता है पता है ना, लूडो गोटी में खेलते हो ना, गोटी, वो वाला गोटी जिसको फेंका जाता है उसी को बोलते हैं डाइस, ठीक है। तो छः उसका वो 6 तरह का होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 होता है ना, 6 पॉइंट बना होता है। तो आपसे पूछता है एक प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब क्या संभावना क्या है कोई प्राइम नंबर आने की, क्या संभावना है प्राइम नंबर आने का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, एक बार देख लेना चैप्टर में जाके। सबसे पहले टोटल नंबर लिखते हैं, तो टोटल नंबर तो 6 है, ठीक है। और प्राइम नंबर तो आपका 3 होता ही है। प्राइम नंबर क्या क्या होता है पहले जान लो। 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, ये आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 3 और 5 आपका प्राइम नंबर है ना। तो कुछ नहीं, 3/6 कर दो। देखो मतलब 6 मतलब टोटल, टोटल कितना नंबर है, तो डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं, तो होता है कि नहीं होता, 1 2 3 4 5 6। और प्राइम नंबर आपका 3 मिला आपको, ठीक है। 2 3 और 5 आपका 3 प्राइम नंबर मिला, ठीक है। यही मिला ना, तो इसको काट लो, 3 1 जा 3 2 जा, मिल जाएगा आंसर, है ना। 3 1 जा 3 2 जा, 1/2 आ गया। ए नंबर आपका करेक्ट हो गया। कोई डाउट है क्या, ए नंबर सही हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ लो एक बार, उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, वो पढ़ लो ना एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका ए नंबर राइट आंसर है। ओके, फाइनली हम लोग सेक्शन सी लॉजिकल रीजनिंग में आ गए। यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। तो देखो मैं लॉजिक नहीं बताऊंगा आपको, है ना, कि बता दूं, चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत जहाँ जरूरत पड़ेगी बता दूंगा, ठीक है। देख लो 21 नंबर में क्या बोल रहा है, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज गिवन इन अ लाइन L1। L1 मतलब आपको एक सीक्वेंस में नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। यूजिंग द सीक्वेंस कंप्लीट द सीक्वेंस गिवन इन L2। तो सीक्वेंस मतलब आपको L1 पढ़ के L2 का वैल्यू बताना है, ठीक है। सबसे पहले 12 है, फिर 28 है कि नहीं। 12 है, फिर 28 है L1 में आपका, फिर 64 है, फिर 140 है। ओके, तो और फिर यहाँ पे L2 में आपका PQRS। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर देखना, जरा सा फोकस करो, ठीक है। 12 से 28 हुआ, कितना लगा, 12 2 जा 24 होता है कि नहीं होता है। तो 2 जा प्लस, सॉरी 12 2 जा यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, 2 जा किया तो 24 हो गया, ठीक है। 24 और फिर 28 होने में कितना बचता है, 24, तो 4 बचता है, 4 बचता है ना, ठीक है। तो पहला में आपका ये निकला, ठीक है, पहला का डिफरेंस आपका यही निकला, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का देख लो, यहाँ से यहाँ तक का देख लो, तो यहाँ पर भी क्या किया गया, 2 से पहले इंटू किया गया, 2 से इंटू किया गया, है ना। 2 से यहाँ पे भी आपका इंटू कर दिया गया, 2 से इंटू कर दिया, उसके बाद क्या किया आपका, सबसे पहले 2 से इंटू कर दिया, फिर आपका यहाँ पे +8 किया, तब ना जाके आपका 64 हुआ, ठीक है। इसमें भी ये किया, पर यहाँ पे 2 से भी यहाँ पे इंटू किया 2 से ही, लेकिन यहाँ पे 4 से किया, ऐड किया था, यहाँ पे 8 से कर दिया, ठीक है। 4 और 8 मतलब बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 2 से इंटू किया गया, और फिर प्लस आपका 8 से फिर आपका डबल हो गया, 8 से यहाँ पे डबल हो गया, मतलब आपका यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। 4 4 बढ़ते गया, है ना। यहाँ पे आपका 4 था तो 8 हो गया, 8 से अब 12 हो गया, है ना। मतलब यहाँ पे 4 4 आपका बढ़ता गया, ठीक है। समझ गए ना कैसे। देखो फिर बता देता हूँ, इंटू 2 किया गया, मतलब 12 को जो भी यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है L1 को, चलो L1 को 2 से इंटू किया गया, फिर उसमें 4 को ऐड किया गया, फिर या फिर दूसरी बार में 8 को ऐड किया गया, उसके बाद आपका 12 को ऐड किया गया, ठीक है। तीनों में अलग अलग किया गया, ठीक है, यही किया गया ना। तो यहाँ पे तो आपको बहुत थोड़ा मुश्किल टफ हो जाएगा, तो आप क्या करो, आप 37 को वही करो, 2 से इंटू कर लो, 37 इंटू 2 कर लो, फिर प्लस कर लो आप किससे, 4 से, ठीक है। फिर पी में भी ऐसा करो, जो आपका वैल्यू आएगा, मान लो आपका 37 से इसको इंटू इंटू करोगे तो फिर जो आपका वैल्यू आएगा फिर उसको पी से करो, फिर जो वैल्यू आएगा फिर उसको इसी सेम नंबर से, या जो नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, बस 4 4 को बढ़ाते जाओ, 4 को कर दो तो इस सेकेंड में केस में, फिर थर्ड में आपका 12 कर दो। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सब क्वेश्चन सच में आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करो इसको, ठीक है। देख लो आपको अब यहाँ तो एक चीज़ पता चल गया ना, इतना होगा। और आपको लास्ट वाला मतलब टी का वैल्यू आपसे मान लो पूछ रहा है, ठीक है, L2 का पूरा वैल्यू पूछ रहा है ना, तो मान लो आपका बड़ा ही डिजिट आंसर आएगा, ऐसा सोच के रखो, आपका जो आंसर आएगा ना वो बड़ा आंसर आएगा, ठीक है।
बड़ा आंसर आएगा, तो ज़रा इंटू इंटू मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको ए नंबर को टिक मार दो, ए नंबर को टिक मार लो, 1412 हो जाएगा, 1412, क्योंकि बड़ा ना डिजिट आएगा, बड़ा डिजिट आएगा, ठीक है, बड़ा नंबर आएगा। ये सब क्वेश्चन में आप क्या करो, जो बड़ा नंबर है उसको सही टिक मार दो, ठीक है। यहाँ पे 1412 सबसे बड़ा नंबर, इसलिए इस पे ये सही आंसर है, और ये सही भी आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा तुक्का उक्का मारना ही पड़ेगा, वरना आपको बहुत टाइम खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। और पॉसिबल भी नहीं है इसको इतना जल्दी सॉल्व करना, ठीक है। करोगे तो कर सकते हो, पर थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, है ना। अब बोला स्टडी द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको पैटर्न को पढ़ना है और मिसिंग नंबर ढूंढना है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर बताना है, तो मिसिंग नंबर तो यहाँ पे आपका दे दिया गया है, ये आपका मिसिंग नंबर रहा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा अब आपको बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 625, 625 सी नंबर। देखो मैंने कहा ना कि जो नंबर को अगर आप नंबर ढूंढने को कह दिया, ऐसा वैसा कुछ कह दिया, तो बड़ा वाला को चूज़ कर लो, जो ऑप्शन आपका बड़ा वाला है उसको चूज़ कर लो। ज़्यादातर में यही सही हो जाता है, एक हाथ हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन ज़्यादातर आपका यही चूज़ होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, है ना।